दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का चैप्टर 2 विधायी प्रक्रिया का समर्थन सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर ही टॉपिक्स को कवर किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि संसद में किस तरह की कानूनी प्रक्रिया को लेजिस्लेटिव प्रोसेस को अपनाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है विधेयक का क्या अर्थ होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। विधेयक या बिल का मतलब होता है ऐसा कानून जो संसद में अधिनियम बनाने के लिए पेश किया गया है। मतलब ऐसा कानून जिस पर संसद में विचार किया जा रहा है बट वो अभी तक अधिनियम नहीं बना है। फ्रेंड्स, विधेयक का क्या अर्थ होता है इसे आप जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब किसी विधेयक को संसद में कौन पेश कर सकता है, इस आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। मतलब संसद में विधेयक को पेश करने के आधार पर विधेयक को दो वर्गों में बांटा गया है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, जिसे नॉर्मली पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल कहा जाता है। फ्रेंड्स, सरकारी विधेयक या पब्लिक बिल ऐसे विधेयक होते हैं जो किसी भी मंत्री के द्वारा संसद में पेश किए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी विधेयकों को सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करना भी माना जाता है। फ्रेंड्स, जो सरकारी विधेयक होता है वो सरकार की नीति को प्रदर्शित करता है, शो करता है। इसके अलावा सरकारी विधेयक के पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि ये मंत्रियों के द्वारा पेश किया गया है। एक तरह से सरकार के द्वारा ये बिल पेश किया गया है और सरकार के ही तो ज़्यादातर सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, तो ज़्यादातर उम्मीद होती है कि ये जो बिल होगा वो पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो ये बिल होता है सदन में अस्वीकृत हो जाए या अस्वीकार कर दिया जाए, तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है, जिसके कारण सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी विधेयकों को, पब्लिक बिल को अगर पेश करना है किसी मंत्री को, तो 7 दिन पहले वो किसी भी हाउस को, किसी भी सदन को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि मैं ये बिल पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो लोकसभा में कोई मंत्री कोई विधेयक पेश करना चाहता है, तो वो 7 दिन पहले लोकसभा को ये बता देगा कि मैं विधेयक पेश करना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं गैर सरकारी विधेयक की, प्राइवेट बिल की। फ्रेंड्स, प्राइवेट बिल यानी कि गैर सरकारी विधेयकों को किसी भी सांसद के द्वारा, मंत्री ना हो वो, बट किसी भी सांसद के द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके अलावा विपक्षी दल की ये नीतियों को शो करता है। ज़्यादातर जो विपक्षी दल के लोग होते हैं वही ये सारे विधेयक पेश करते हैं और उनकी नीतियों को ये विधेयक प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही संसद में इसके पारित होने की जो उम्मीद होती है, पास होने की जो उम्मीद होती है, वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा स्पेशली ये पास मतलब विधेयक पेश किया जाता है और जो अन्य सांसद होते हैं उनके द्वारा, तो कम उम्मीद होती है कि ये विधेयक पास होगा। इसके साथ ही इसके अस्वीकृत होने पर, मतलब अगर इसे अस्वीकार कर दिया जाए इस विधेयक को, तो इससे सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम सरकारी विधेयक को देखें, तो सरकारी विधेयक को अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो सरकार के ऊपर खतरा बढ़ जाता है इस्तीफा देने का, कि सरकार, ऐसा लगता है ना कि सरकार तो बहुमत में है ही नहीं, सांसद उसके पक्ष में है ही नहीं। बट जब गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इससे सरकार पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कोई भी सांसद अगर गैर सरकारी विधेयक पेश करना चाहता है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, तो उसे 1 महीने पहले इस बात की जानकारी उस सदन को देनी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सरकारी विधेयक यानी कि पब्लिक बिल और गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट बिल दोनों को ही अच्छे से समझ लिया। सरकारी विधेयक मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं, गैर सरकारी विधेयक किसी भी सांसद के द्वारा जो कि संसद का सदस्य है उसके द्वारा पेश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि विधेयकों की विषय वस्तु के आधार पर विधेयकों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे कि विधेयकों को कौन पेश कर सकता है। इस आधार पर विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी।
बट विधेयकों में क्या लिखा है, कौन सी बात लिखी है, पैसे से संबंधित बात लिखी है विधेयक में, या किसी कानून से संबंधित, नागरिकता से संबंधित बात लिखी है, तो उसकी विषय वस्तु के आधार पर विधेयकों को 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। इनको अभी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं कि एक विधेयक, एक बिल, कानून या अधिनियम कैसे बनता है, कौन सी विधायी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन सी लेजिस्लेटिव प्रोसेस अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर किसी विधेयक को अधिनियम या एक्ट बनना है तो उसे 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, 5 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहला चरण है प्रथम पाठन यानी कि फर्स्ट रीडिंग। इस चरण में किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब विधेयक को पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सांसद या संसद का सदस्य सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी सूचना यानी कि जानकारी देनी पड़ती है। फ्रेंड्स, फर्स्ट रीडिंग में जो प्रस्तुतकर्ता होता है वो विधेयक का शीर्षक यानी कि टाइटल को रीड करता है और उद्देश्य बताता है कि इस विधेयक का क्या उद्देश्य है। इस समय विधेयक पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है, बस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, यानी कि गजट ऑफ इंडिया में उसे पब्लिश किया जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग में बस यही होता है, विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, यानी कि द्वितीय पाठन, सेकंड रीडिंग। इसमें ना केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है विधेयक की। इसमें पहले साधारण बहस होती है विधेयक पर कि विधेयक क्या है, कैसे है, और सबको, सभी सांसदों को विधेयक की एक फोटोकॉपी दे दी जाती है ताकि वो अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा संसद डिसाइड करती है कि इस दिन हम विधेयक पर चर्चा करेंगे ताकि सभी सांसद अच्छे से विधेयक को समझ सकें और अपने अपने विचार सदन में ला सकें। तो एक डेट डिसाइड की जाती है। इसके साथ ही विधेयक को एक समिति यानी कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति क्या करती है कि विधेयक को कई पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर अच्छे से विचार करती है, और मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती, बट एक अच्छी तरीके से विचार कर लेती है कि ये विधेयक क्या है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, बट उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है। इसके बाद प्रवर समिति विधेयक को वापस से सदन को सौंप देती है, जिसके बाद विधेयक पर अब बहुत ही विस्तृत तरीके से विधेयक का रिव्यू किया जाता है, विधेयक की समीक्षा की जाती है। इसके साथ ही विधेयक पर मतलब विधेयक को पार्ट में डिवाइड करके समझा जाता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है, वोटिंग की जाती है। इसके साथ ही विधेयक में अगर कोई सुधार कराना है, संशोधन करना है, तो ये भी इसी दौरान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड रीडिंग में चर्चा होती है, काफ़ी अच्छे से चर्चा होती है और समिति को सौंपा जाता है, और संशोधन वगैरह अगर विधेयक में करना है तो ये सारी चीज़ें सेकंड रीडिंग में की जाती हैं। अब विधेयक का तीसरा चरण यानी कि थर्ड रीडिंग की जाती है विधेयक की। अब विधेयक को या तो स्वीकार किया जाता है या तो अस्वीकार किया जाता है। मतलब अब कोई चर्चा नहीं होगी, अब कोई संशोधन नहीं होगा, अब या तो स्वीकार या तो अस्वीकार होता है। अब अगर सदन के द्वारा वोटिंग वगैरह होती है और अगर सदन के द्वारा विधेयक को मतलब बहुमत से पारित कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उस विधेयक को दूसरे सदन में भेज देता है। जैसे कि अगर लोकसभा में ये सारा प्रोसेस हुआ तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा में उस विधेयक को भेज देगा। अब राज्यसभा में यानी कि दूसरे सदन में जब विधेयक जाता है तो दूसरे सदन में भी विधेयक की फर्स्ट रीडिंग की जाती है, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये तीनों ही रीडिंग वहाँ पर भी होती है। मतलब चर्चा होती है, वोटिंग होती है और उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। दूसरे सदन के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सदन विधेयक को उसी रूप में पारित कर सकता है जैसा कि उसे पहले वाले सदन ने भेजा था, मतलब बिना कोई संशोधन किए वो विधेयक को पारित कर सकता है।
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो विधेयक में थोड़ा बहुत संशोधन करके अमेंडमेंट करके उसे पास कर दे और पहले वाले सदन को पुनः विचार के लिए उसको भेज दे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है कि या तो वो विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है। इसके साथ ही चौथा ऑप्शन ये होता है कि वो विधेयक पर कुछ भी कार्यवाही ना करे और उसको लंबे समय तक अपने पास रख ले। तो पहला ऑप्शन था उसे पास कर सकता है, फिर दूसरा ऑप्शन था कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तीसरा ऑप्शन था कि पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है और चौथा ऑप्शन था कि वो अपने पास उसे लंबे समय तक रख सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि दूसरा जो सदन है उसने विधेयक पर कोई भी कार्यवाही नहीं की और उसे अपने पास 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक रख लिया। तो ऐसी स्थिति में गतिरोध दोनों ही सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस गतिरोध को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों हाउसेस की एक संयुक्त बैठक जॉइंट बैठक बुला सकता है और यदि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स जब विधेयक यानी कि बिल दोनों ही सदनों से पास हो जाता है या संयुक्त बैठक में पास हो जाता है तो बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट संसद का एक अंग होता है, इसलिए कानून तब तक वो विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बनता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिले। तो राष्ट्रपति के पास कई ऑप्शन होते हैं। उसके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि वो उस विधेयक को पूरी तरह स्वीकृति दे दे। इसके अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए रोक लगा दे कि विधेयक को मैं बाद में स्वीकृति दूंगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को सदन को लौटा सकता है कि आप इस विधेयक पर दोबारा से विचार कीजिए। और अगर मान लीजिए कि फ्रेंड्स एक ऐसा बिल आया जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक आया तो राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को चाहे वो संशोधन करें या ना करें दोबारा से पास कर कर अगर उसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के लिए अब ये बाध्यकारी होता है कि वो अपनी स्वीकृति उस विधेयक को दे। मतलब अब राष्ट्रपति मजबूर होता है कि वो उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे जब पुनर्विचार के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा उसी विधेयक को पास करके उसके पास भेज देते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति विधेयक को देता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये अधिनियम लागू कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स इनको लागू करती है सरकार। या तो पहले से ही अधिनियम में ये लिखा होता है कि इस दिन से ये अधिनियम लागू हो जाएगा या फिर सरकार अपनी पूरी मतलब इंतजाम कर लेती है अपना कैसे उसे लागू करवाना है। उसके बाद वो एक डेट डिसाइड कर लेती है कि हम इस दिन से इस अधिनियम को लागू कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह एक विधेयक अधिनियम बनता है और लागू होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये जो भी प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ये साधारण विधेयक का प्रोसेस है। मतलब कोई भी नॉर्मल विधेयक जिसमें पैसे की बात नहीं की गई है, कोई भी ऐसा बिल जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी दूसरे विधेयक होते हैं जैसे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इनके लिए कुछ थोड़ी बहुत अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चलिए जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। धन विधेयक यानी कि मनी बिल को अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है अच्छे से। नॉर्मली फ्रेंड्स आप अभी ये समझ लो कि जब कभी भी कोई टैक्स लगाया जाता है या किसी टैक्स में परिवर्तन किया जाता है या किसी टैक्स को कम करना या आगे बढ़ाना तो ये धन विधेयक से संबंधित विषय हैं। जैसे कि मान लीजिए जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर देना या 18 से बढ़ाकर 20% कर देना, तो इसको धन विधेयक का विषय माना जाता है। इसके अलावा भारत की जो संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, उसमें कुछ पैसा डालना या निकालना, तो ये धन विधेयक से संबंधित विषय हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी जुर्माने से संबंधित कोई चीज़ होती है, जुर्माना हो गया या फिर लाइसेंस की जो फीस होती है किसी भी, तो ये चीज़ें धन विधेयक का विषय नहीं है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत आई थिंक आपको धन विधेयक समझ में आया होगा। अभी हम आगे बात करेंगे वित्त विधेयक की, तो ये थोड़ा और क्लियर होगा। अब बात करते हैं धन विधेयक की प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी मंत्री है जो कि धन विधेयक लाना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश कर सकता है। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि ये कौन डिसाइड करता है कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो ये डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जो धन विधेयक होता है ये पूरी तरह डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष कह देता है कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है, तो वो उसे धन विधेयक मान लिया जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है सबसे पहले। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि धन विधेयक को सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, सरकारी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ ये है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मतलब लोकसभा में पेश करने से पहले धन विधेयक को अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से कि ये विधेयक पेश होने जा रहा है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही अस्वीकार कर सकती है। बस राज्यसभा अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक 14 डेज तक धन विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती है। इसके अलावा वो इस कुछ भी धन विधेयक का नहीं कर सकती। और अगर वो 14 दिन में पास नहीं भी करती है तब भी उसे पास माना जाएगा, धन विधेयक को पारित माना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा विधेयक लोकसभा के द्वारा। और राष्ट्रपति वैसे तो इसको मंजूरी देता ही देता है धन विधेयक को, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये विधेयक सदन में पेश हुआ था। बट राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसे अस्वीकार भी कर सकता है और पारित भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसको लौटा नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक वित्त विधेयक क्या होता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) में वित्त विधेयक को डिफाइन किया गया है। वैसे वित्त विधेयक भी दो तरह के होते हैं, तो काफ़ी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि वित्त विधेयक क्या होता है। अभी हमने धन विधेयक को पढ़ा था। धन विधेयक में टैक्स लगाना हो गया, टैक्स को कम करना हो गया, संचित निधि में पैसा डालना हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई धन विधेयक। बट अब जो खर्च करने वाली जो चीज़ आती है, कैसे खर्च किया जाएगा पैसा, तो वो वित्त विधेयक में होता है। वित्त विधेयक राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। किस तरह से विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी, कितना पैसा हमें निकालना है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं। धन विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक को भी केवल लोकसभा में पहले पेश किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही विधेयकों को, यानी कि वित्त विधेयक और धन विधेयक, दोनों ही विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि धन विधेयक को तो राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इस विधेयक को, वित्त विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। और वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक की तरह ही पूरी तरह होता है। बस हाँ, वो लोकसभा में पेश होता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें साधारण विधेयक की तरह ही होती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह से साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक अधिनियम बनते हैं। साधारण विधेयक हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ा सा अंतर होता है, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, उनको हमने समझ लिया। अब जो चौथे प्रकार का विधेयक होता है वो होता है संविधान का संशोधन विधेयक। तो ये विधेयक भी उसी प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाता है या संशोधन किया जाता है। बस हाँ, इसमें 3 प्रकार से संशोधन वाला विधेयक होता है। तो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि संसद या तो साधारण बहुमत से संशोधन करती है, या तो विशेष बहुमत से संशोधन करती है, या तो संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों की साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो संविधान के संशोधन विधेयक में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है
तो उस वीडियो का मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा। आप वहां से संविधान के संशोधन विधेयक को डिटेल में समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये समझ लिया कि एक विधेयक, एक बिल, अधिनियम या कानून कैसे बनता है। फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, कि संसदीय समितियों की भूमिका क्या होती है। मतलब जब कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें संसदीय समितियों की क्या भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं वो एक अहम रोल प्ले करती हैं इस पूरी प्रोसेस में। अब फ्रेंड्स, संसद का जो काम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें कई विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और एक समय की आवश्यकता होती है। तो जो ये समितियां होती हैं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब भी काम करती रहती हैं। पहली चीज़ ये। इसके अलावा जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों की रिपोर्ट को देखती हैं और खुद एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, जिससे करप्शन पर रोक लगती है। इसके अलावा ये जो समितियां होती हैं विशेषज्ञों का प्रयोग करती हैं, उनसे सलाह मशवरा लेती हैं, कई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं और संसद के काम को काफ़ी आसान बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, कमिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझेंगे, बट फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।